गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमने पिछले चैप्टर में भी थोड़ा बहुत किया है। इट इज़ अ कांटेक्ट फोर्स जो किसी भी मोशन को अपोज करती है। कांटेक्ट फोर्स मतलब जब दो चीज़ें आपस में कांटेक्ट में आती हैं तभी अप्लाई होती है और ये मोशन को अपोज करती है। यहाँ पे कुछ इंस्टेंसेस दे रखे हैं कि जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल आता है, जो ट्रक है वो धीरे धीरे स्लो हो जाता है। साइकिल जो है अगर आप उस पर ब्रेक्स लगाएं तो वो स्लो डाउन हो जाएगी। इसके अलावा आप चल रहे हैं, मूविंग व्हीकल, एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ओवर अ सरफेस टू अनदर ऑब्जेक्ट स्लो डाउन व्हेन नो एक्सटर्नल फोर्स इज़ अप्लाइड। अगर हम साइकिल के पैडल मारने बंद कर दें तो कुछ समय बाद साइकिल अपने आप चलना बंद हो जाती है। तो ये किस वजह से होता है कि जब हमने एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करनी शुरू कर दी तो जो फ्रिक्शन अप्लाई करनी बंद कर दी तो जो फ्रिक्शन है वो किसी भी मूवमेंट को अपोज करेगा, जिसकी वजह से आपकी मूवमेंट बंद हो जाएगी। अब यहाँ पे एक एग्जांपल फ़ोटो में दिखा रखा है। एक बच्चा है, बच्चा केले के छिलक के ऊपर स्लिप कर गया। अब केले का छिलक में क्या है, केले का छिलक फ्रिक्शन को कम कर देता है। स्मूथ सरफेस होने की वजह से फ्रिक्शन कम हो गया तो हम लोग स्लिप कर जाएंगे। तो ये कुछ एक एग्जाम्पल दे रखे हैं जो हमें फ्रिक्शन के बारे में बताते हैं। अगेन एक एक्टिविटी है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के लिए। बेटा कॉपी को टेबल पे रखो, धक्का दो, कुछ समय बाद वो कॉपी अपने आप बंद हो रुक जाएगी। क्यों रुक जाएगी? क्योंकि जब मैंने उसको एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई की, धक्का दे के वो थोड़ा सा मूव की, उसके बाद मैंने उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाई, तो फ्रिक्शन की फोर्स की वजह से वो थोड़े समय बाद रुक जाएगी। तो ये आपकी जो है फ्रिक्शन की फोर्स है। अब उसके बाद यहाँ पे अगर मैंने बुक को धक्का राइट साइड में लगाया है तो फ्रिक्शन की फोर्स हमेशा लेफ़्ट डायरेक्शन में लगेगी। तो फ्रिक्शन हमेशा मोशन को अपोज करता है, उससे ऑपोजिट साइड पे लगता है। तो अब मीन्स अगर कोई चीज़ राइट पे जा रही है तो फ्रिक्शन उसको लेफ़्ट पे अपोज करेगी। अब कौन कौन से फैक्टर हैं जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करते हैं? यहाँ एक एक्टिविटी है। एक्टिविटी में हमने देखा एक स्प्रिंग बैलेंस है, धागे के साथ हमने उसके साथ ईंट को बांधा है और उसको खींच रहे हैं। तो हमें फोर्स अप्लाई करनी पड़ेगी ईंट को खींचने के लिए। अब उसके बाद छोटी सी चीज़ की, हमने ईंट को पॉलीथीन से कवर कर दिया। प्लास्टिक से जैसे ही कवर किया और उसको खींचने लगे तो ईंट कंपैरेटिवली बहुत इजीली खिंच जाएगी। क्यों खिंच जाएगी? क्योंकि हमने सरफेस को स्मूथ कर दिया है, जिससे फ्रिक्शन जो है वो कम हो गई। फ्रिक्शन कम होने की वजह से फटाफट से उसकी मूवमेंट इजी हो गई। तो ये एक स्प्रिंग बैलेंस दिखाया है, आप लोगों ने देखा भी होगा। एक डिवाइस है जो कि क्या मेजर करती है, फोर्स एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट पे कितनी फोर्स लग रही है। इसमें एक स्प्रिंग होता है, जब हम कोई चीज़ इसके नीचे लटकाते हैं तो वो स्प्रिंग स्ट्रेच करता है, खींचता है, और जिसकी वजह से बाहर जो ये पॉइंटर लगा है उस पर कुछ मीटर पे रीडिंग आ जाती है, जिसको हम नापते हैं, जिससे हमें फोर्स के बारे में पता चलता है। अब इस एक और एक्टिविटी है, एक इंक्लाइंड प्लेन बनाना है ऑन अ टेबल। इंक्लाइन मतलब टेढ़ा प्लेन। उसके बाद आपने क्या करना है, पुट अ पेन एट द पॉइंट ए ऑन द इंक्लाइंड सरफेस, और इसको नीचे इसमें से लुढ़का देना है पेन को। ये एक एक्टिविटी बच्चे कर रहे हैं। आपने एक इंक्लाइंड टेबल के ऊपर हल्का गत्ता टेढ़ा करके रख दिया है, इंक्लाइंड पेन बनाया। एक की जगह से हमने नीचे एक पेन, या यहाँ पे इन्होंने एक जो आपका सेल है, गोल सा सेल, ये लुढ़का दिया। ये कुछ दूरी तक जाकर बंद हो जाएगा। उसके बाद हमने नीचे एक कपड़ा लगा दिया। कपड़ा लगाने के बाद सेल को ऊपर से डाला तो हम देखेंगे कि पिछली बार की कंपैरेटिवली अब सेल बहुत कम दूर गया है। क्या दोनों टाइम में क्या डिफरेंस आया? इंक्लाइंड प्लेन वही था, मूव करने वाली चीज़ वही थी, सिर्फ सरफेस पहले स्मूथ था, वो दूर तक गया। अब रफ सरफेस हो गया है, वो पास तक जाएगा।
तो यहाँ पे क्या चीज़ है, फ्रिक्शन फोर्स है। तो फ्रिक्शन फोर्स हम यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं, स्मूथ सरफेस में फ्रिक्शन कम होता है, जिसकी वजह से जो है उसको रोकना मुश्किल है, कंपैरेटिवली दूर तक जाएगा सेल, जबकि जो रफ़ सरफेस है उसमें फ्रिक्शन ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो दूर तक नहीं जा पाती और कुछ समय बाद अपने आप बंद हो जाती है। यहाँ पे ये देखो एक पैराग्राफ दे रखा है बेटा, मैं इसको रीड कर रही हूँ, बहुत इम्पॉर्टेंट है। फ्रिक्शन इज़ कॉज्ड बाय इरेगुलरिटीज़ ऑन द टू सरफेस इन कॉन्टैक्ट। ये आपको फ़ोटो दिखाई है, दो सरफेस हैं, किताब रखी है टेबल के ऊपर, किताब का सरफेस भी रफ़ है और टेबल का सरफेस भी रफ़ है। तो फ्रिक्शन किसके ऊपर डिपेंड करता है, रफनेस, दोनों सरफेस की रफनेस के ऊपर डिपेंड करता है। इवन दो सरफेस which appear very smooth have a large number of minute irregularities on them। जो चीज़ हमें बहुत स्मूथ दिखती है वो स्मूथ नहीं है, बल्कि उसमें छोटी छोटी irregularities हैं, irregular surface है। The irregularities on the two surface lock into each other। दोनों irregularities एक दूसरे में लॉक हो जाती हैं। When we attempt to move any surface we have to apply a force to overcome इंटरलॉकिंग। ये जो रफ़ सरफेस है ये एक दूसरे में लॉक हो जाता है, और जब हमें कोई चीज़ मूव करनी होती है तो हमें फोर्स लगानी पड़ती है ताकि ये इंटरलॉकिंग खुल जाए। ऑन द रफ़ सरफेस देयर आर अ लॉन्गर नंबर ऑफ इरेगुलरिटीज, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज़ ग्रेटर इफ़ द रफ़ सरफेस इज़ इन्वॉल्व। तो अगर एक स्मूथ सरफेस है उसमें ये इरेगुलरिटीज़ कम होगी, इंटरलॉकिंग कम होगी, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाएगी। तो ये आपका फ्रिक्शन का फैक्टर है। अब उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो है, we see that the friction is caused by the interlocking of irregularities on the two surface. It is obvious that the force of friction will increase if two surface are pressed harder। दूसरा फैक्टर, दोनों मैंने कहा फ्रिक्शन किस वजह से है, इरेगुलरिटीज़ दोनों सरफेस के एक दूसरे में फ़िक्स हो जाती हैं। अगर ये दोनों इरेगुलरिटीज़ के ऊपर प्रेशर लगाया जाए और ये एक दूसरे में ज़्यादा हार्ड तरीके से फिट हो जाए तो हमें ज़्यादा प्रेशर लगाना पड़ता है उसको खोलने के लिए, तो मतलब फ्रिक्शन ज़्यादा होगी अगर वज़न ज़्यादा होता है। यहाँ एक छोटा सा एग्जांपल है, एक बॉक्स है जो भरा हुआ है, उसको मूव करना कंपैरेटिवली मुश्किल है एज़ कंपेयर टू एक बॉक्स जो खाली है, उसको हम इजीली मूव कर सकते हैं। तो दोनों में क्या फ़र्क है, बॉक्स सेम है, सरफेस सेम है। अब यहाँ पे फ़र्क क्या है, यहाँ पे फ़र्क है कि जो भरा हुआ बॉक्स है क्योंकि उसमें वेट ज़्यादा है तो वो इरेगुलरिटीज़ दोनों सरफेस की इतने अच्छे से फिट हो गई कि उनको मूव कराने के लिए हमें बहुत फोर्स चाहिए, तो यहाँ पे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज़्यादा होगी। The force required to overcome friction at an instant on an object start moving from rest is measured as static friction। जब कोई चीज़ रुकी हुई चलना शुरू होती है तो उस समय उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगी होती है उसको स्टैटिक फ्रिक्शन कहते हैं, जबकि अगर कोई चीज़ ऑलरेडी चल रही है और उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लग रही है उसको स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहते हैं। आपने नोटिस किया होगा किसी चीज़ को, रुकी हुई चीज़ को चलाना मुश्किल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू चलती हुई चीज़ को धकेलना। तो वो चलती हुई चीज़, इट मीन्स जब वो चीज़ रुकी हुई है उसके ऊपर स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, जब वो चल रही है उसके ऊपर स्लाइडिंग फ्रिक्शन लग रहा है। तो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो ये आज हम लोगों ने फ्रिक्शन की बात की, स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। इसके बाद एक और तीसरी टाइप का फ्रिक्शन होता है बेटा, रोलिंग फ्रिक्शन। रोलिंग फ्रिक्शन क्या होता है, जब कोई चीज़ रोल करती है तो उसके ऊपर जो फ्रिक्शन लगता है उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहते हैं, और सबसे कम इसमें रोलिंग फ्रिक्शन होता है बेटा। इसीलिए आपको देखा होगा आपने कि अगर किसी चीज़ के व्हील्स हैं तो उसको मूव कराना इजी होता है क्योंकि उसमें फ्रिक्शन बहुत कम लग रहा होता है। तो रोलिंग फ्रिक्शन सबसे कम होता है, उसके बाद उससे थोड़ा ज़्यादा स्लाइडिंग फ्रिक्शन होता है और सबसे ज़्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। तो स्लाइड करना कंपैरेटिवली रोलिंग से थोड़ा सा मुश्किल होगा और सबसे ज़्यादा मुश्किल किसी बंद चीज़ को चलाना होता है। तो आज हमने ये फ्रिक्शन किया और फ्रिक्शन के फैक्टर्स किए बेटा,
बाकी का हम लोग कल करेंगे।